हम लोग प्रिज्म एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस भाग को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो हम लोग को डिफिनेशन है प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म के लिए सामान्य रूप से जो जनरल कॉन्सेप्ट है ये सबके पास है ही कि प्रिज्म क्या होता है, तीन समतल पृष्ठों से घिरा हुआ, तीन समतल पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, तीन समतल पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म। तीन समतल पृष्ठ देख रहे हो, तीन समतल पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम में यहाँ कौन सा प्रयोग होगा? कांच, इट मीन्स ग्लास। तो तीन समतल पृष्ठों से घिरा, तीन समतल पृष्ठों से, समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, और यह पारदर्शी माध्यम कौन सा होगा? कांच। पारदर्शी माध्यम में प्रिज्म का, प्रिज्म का तीन समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम। और देखो तो यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए ए बी सी इस तीन समतल पृष्ठ को हम लोग दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर तीन समतल पृष्ठ है और इसमें अगर हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे तो रिफ्रैक्शन का सीधा मतलब हो गया कि एक पृष्ठ पर जो है वह रे इंसिडेंट होगा और दूसरे पृष्ठ से फिर इमर्जेंट होगा। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन में कितना सरफेस का यूज होगा? दो सरफेस। तो दो सरफेस, जिन दो पृष्ठों से, जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होगा उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, सपोज दैट मान लो इस पृष्ठ पर रे इंसिडेंट होता है और इस पृष्ठ इट मीन्स AC से वह इमर्जेंट निर्गत होता है, तो इस दोनों पृष्ठ को हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मतलब सीधे कह सकते हैं लेंस प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों से या दो सरफेसेस से प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का रिफ्रैक्शन या अपवर्तन होता है, उसे हम लोग प्रिज्म का कौन सा सरफेस कहेंगे? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सरफेस। ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पर मान लो सपोज दैट कोई भी एक पर हम लोग जैसे अभी बताएं AB पर अगर इंसिडेंट हुआ और AC से अगर इमर्जेंट हुआ, निर्गत हुआ प्रकाश, तो इसका AB और AC दोनों क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वो हम लोग आगे देखेंगे रे डायग्राम से। तो प्रिज्म के जिन दो सरफेसेस से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम लोग प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब उसके बाद रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद रिफ्रैक्टिंग एंगल भी होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल को इसे हम लोग A से दिखाते हैं। तो ये क्या होता है? तो जब हम लोग देख रहे हैं कि जिन दो पृष्ठों से रिफ्रैक्शन होगा तो वो दोनों पृष्ठ किसी न किसी एंगल से झुका हुआ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम लोग AB और AC ले रहे हैं, तो ये दोनों कुछ न कुछ एंगल से झुका हुआ है। तो ये दोनों जिस एंगल पर झुका हुआ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिन एंगल पर या जिस एंगल से झुका होता है उसे रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। तो यह जितना भी टर्म हम लोगों को है यहाँ पर वह सब किससे जुड़ा हुआ? प्रिज्म से जुड़ा हुआ। तो प्रिज्म से जुड़ा हुआ यहाँ पर तुमको 3 पॉइंट। एक तो सबसे पहला तुमको प्रिज्म का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन, आगे हम लोग और डिटेल करेंगे इसका। दूसरा हम लोग को हो गया फिर इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है? तो इट मीन्स जिस दो सरफेस से तुमको रिफ्रैक्शन की क्रिया होती है उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे। और उसके बाद हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल इट मीन्स जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो जिस एंगल पर झुका हुआ होगा उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग एंगल कहेंगे। और रिफ्रैक्टिंग एंगल नोट करो, तेजी से नोट करते जाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुमको ये ध्यान देना चाहिए कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यहाँ पर
सरफेसेस के बीच या दोनों जिस एंगल पर झुका हुआ होता है, तो ये मीनिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जिन एंगल या दोनों के बीच बना हुआ कोण या दोनों एक दूसरे के साथ जिस एंगल पर झुका हुआ होता है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। तो तुम आपको समझने की बात है, बाकी जैसे तुम सेंटेंस बनाना चाहते हो अपना बना सकते हो। और समझिए आगे, आप ध्यान से समझिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म सब है। और इसमें अब प्रिज्म के बारे में बेसिक जानकारी के बाद प्रिज्म से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो है वो 2-3, अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं 2-3 बार इसमें पूछा कि प्रिज्म से अपवर्तन को दिखाए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तभी तो हम लोग देख लिए कि अगर रिफ्रैक्शन होगा तो इट मीन्स कहने का मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच और रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक सरफेस ऐसा होगा जिस पर रे क्या इंसिडेंट होगा और दूसरा ऐसा सरफेस होगा जिससे रे इमर्जेंट इट मीन्स निर्गत होगा। तो हम लोग सीधे तौर पर यहाँ रिफ्रैक्शन को अगर दिखाएंगे प्रिज्म से, तो रिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पर चित्र को एक बार ध्यान से देखो। रिफ्रैक्शन, तो पहले तो ये तो तुमको क्लियर होनी चाहिए कि तुम किस दो सरफेस को ले रहे हो रिफ्रैक्शन में। तो हम लोग सपोज दैट यहाँ पर इसको ए, बी और सी नाम दे देते हैं। अब रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग ए, बी और ए, सी इस दोनों पृष्ठ को ले रहे हैं। तो हम लोग को रिफ्रैक्शन की क्रिया में इंसिडेंट रे होगा। मान ले जहाँ पर यह इंसिडेंट किया हुआ पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज दैट यह हो गया पी। ध्यान दो पॉइंट सब। अब रिफ्रैक्शन जब इस पॉइंट पर अगर इंसिडेंट किया है तो इंसिडेंट पॉइंट पर हम लोग एक परपेंडिकुलर अभिलंब खींचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। ध्यान से देखो। अब वैसे तो जब हम लोग देख रहे हैं रे जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट रे का जो मूल पथ है वह इस तरह से होना चाहिए। इसका जो रियल पाथ है मतलब पाथ है विदाउट रिफ्रैक्शन, हम लोग ऐसे बिना रिफ्रैक्शन का जब जिस पाथ पर आगे बढ़ता वो पाथ हम लोग आगे दिखाए। अब रिफ्रैक्शन होगा तो निश्चित रूप से उसके जो रियल पाथ है, उसका जो मूल पाथ है उससे वह बिजली डेविएटेड होगा। तो डेविएटेड होने के बाद सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से डेविएटेड हो करके इस सरफेस पर आए। अब इस सरफेस पर जब आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर इंसिडेंट अगर हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि इस पृष्ठ पर भी एक लंब खींच रहे हैं, इस पृष्ठ पर भी एक अभिलंब खींच रहे हैं यहाँ। अब देख लो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देखें रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जिस दो सरफेस का हम लोग यूज़ किए हैं, तो अगर पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर इंसिडेंट हुआ रे और यहाँ हम लोग देख रहे हैं इमर्जेंट हुआ, सपोज दैट यहाँ से इमर्जेंट हुआ। अगर यही क्रिया जो पीछे हम लोग एक्सप्लेन किए हुए, अगर यहाँ से रे हम लोग इंसिडेंट कराते, इंसिडेंट रे अगर यह होता तब के फेनोमेनन के बारे में कंसीडर करो, तब हम लोग को यह इंसिडेंट पॉइंट हो जाता। तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर ले रहे हैं Q, इस पॉइंट को हम लोग Q ले रहे हैं। ये दोनों जहाँ पर कटा है इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर PQR ले लेते हैं और उसके बाद रिलेटेड टर्म्स को हम लोग। अब देखो इसमें सबसे पहले जो इससे रिलेटेड टर्म है रिफ्रैक्शन का। अब रिफ्रैक्शन का जो मूल चीज़ है वो तो सबको मालूम होना ही चाहिए, स्नेल्स लॉ और रिलेटेड रे डायग्राम। तो हम लोग ये देख रहे हैं इंसिडेंट रे और यह हो गया अभिलंब हम लोग को नॉर्मल। तो इसके बीच बना हुआ कोण कहलाएगा इंसिडेंट है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे और ये अभिलंब है, इसको हम लोग मान लेते हैं ई। अब दैट उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यह हम लोग को अभिलंब है या रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसके बीच बने हुए कोण को हम लोग कहेंगे आर, और यहाँ पर भी हम लोग इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2। अब उसके बाद देखो जो इमर्जेंट रे है, इट मींस जो फाइनली डेविएटेड होकर के रे जो प्राप्त हुआ है और रे का जो ओरिजिनल पाथ है, इसको हम लोग अगर पीछे की ओर यहाँ पर मिलाते हैं, पीछे की ओर मिलाते हैं, तो इसको भी डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे। तो पीछे की ओर मिलाने पर देख रहे हो कि इस जो इसका रियल पाथ था, इस रियल पाथ के साथ है यह जो एंगल बना रहा है, इट मीन्स यह हो गया, इसको हम लोग डेल पाथ मतलब डेविएशन एंगल। मूल पाथ
और उसके बाद जो लास्ट फाइनल हम लोग को रे है उसकी स्थिति, दोनों इसको हम लोग पीछे की ओर अगर मिलाए हैं तो इसके बीच बना कोण यह हम लोग को विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण कहलाता है। इसको हम लोग डेल से दिखाएंगे। देख रहे हो। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी एक एंगल है और यहाँ पर भी एक एंगल है। इसको हम लोग मान लेते हैं डेल 1 और इसको मान लेते हैं डेल 2। ठीक है। तो इसमें आई आर और रिलेटेड जो भी टर्म्स है उन सबको हम लोग दिखाए। यहाँ पर हम लोग को अब जो बेसिक बात में क्या क्या आ गया। बेसिक बात में सबसे पहला हम लोग को ABC प्रिज्म हो गया, या हम लोगों को ABC हो गया प्रिज्म। रिफ्रैक्शन, ये रे डायग्राम, इस तरह का क्वेश्चन कि सीधे केवल रिफ्रैक्शन को दिखाइए, रे डायग्राम को दिखाइए, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अब रिलेटेड कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे हम। तब ABC हम लोग को प्रिज्म, और इस प्रिज्म में तुमको कौन सा AB एंड हो गया तुमको फिर AC, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि इस दोनों पृष्ठ से रिफ्रैक्शन की क्रिया होती है, इसलिए इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस दोनों एक दूसरे पर जिस एंगल से झुका हुआ होता है वो हम लोग को एंगल यहाँ पर ये है, और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग कह सकते हैं, प्रिज्म कोण। तो हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में बात करें, एंगल ऑफ प्रिज्म है तो यह हो गया तुमको, इसको हम लोग A मान लेते हैं, यह है। और बाकी आई और आर और ई रिलेटेड जो टर्म्स है वो समान वे में हम लोग यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ अगर हम लोग रिलेटेड इसको अगर एस मान लेते हैं तो हम लोग को यह PS जो है क्या हो गया, इंसिडेंट रे। ठीक है। और इमर्जेंट रे और जो परपेंडिकुलर है उन सबको बता दिए, वो सब भी तुम अपना लिख सकते हो जिस तरह से अपना समझते हो उस तरह से। अब देखो रिलेटेड जो हम लोग को यहाँ पर टर्म आए इसको हम लोग कैलकुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देख लो, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया तो PQRS से इसको हम T ले लेते हैं यहाँ पर, या फिर E ही ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, E ले लेते हैं। तो सबसे पहले तुम ये देख लो, इन ट्रायंगल हम लोग बात करें जैसे PEQ, इसमें या इसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, डेल बराबर हम लोगों को हो गया डेल 1 प्लस डेल 2। बात सबको समझ में आ गई कि जो एक्सटर्नल एंगल है, जो बाह्य कोण है, वह दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2, यह हम लोगों को है, चित्र में देख रहे हो सबको, डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2। अब हम लोग यहाँ पर डेल 1 के वैल्यू पर कंसीडर करते हैं। देखो तो ध्यान से देखो रे, अब हम लोग डेल 1 की बात करते हैं। एक तो सबसे पहला सबको ये समझ में आ रहा है कि ये पूरे एंगल में से अगर इतना को घटा देंगे तो डेल 1 आ जाएगा। मतलब ये है कि पूरा एंगल ये वाला भाग जो है इसमें से R1 को घटाएंगे तो एंगल EPR, अब माइनस हम लोग करते हैं R1, EPR माइनस R1। अब देखो ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों तो आपस में बराबर होगा, तो हम लोग इसको जगह I या माइनस हम लोग कितना R1, तो डेल 1 बराबर I माइनस R1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर एंड हम लोग डेल 2 की इसी तरह बात करें तो फिर डेल 2 में हम लोग देखते हैं ये पूरा एंगल, इट मीन्स कहने का मतलब हो गया एंगल EQ और उसके बाद तुमको R, अब माइनस हो गया तुमको R2। अब इस EQR यहाँ पर देख लो, ये पूरा एंगल जो है यह तुमको इसके बराबर होगा, इसका मतलब ये हो गया E माइनस R2 डेल 2 बराबर, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, तो फर्स्ट में हम लोग को क्या है, डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2, तो डेल 1 की जगह I माइनस R1 और डेल 2 के जगह हो गया E माइनस R2। तो हम लोग डेल बराबर यहाँ I और R जो हम लोगों को है, जो रिलेटेड टर्म्स है, I प्लस E को एक जगह कर लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन अगर निकालना है तो तुमको I और E, R1 और R2 जो कि चित्र में दिखाया हुआ है उसके मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
देखो चित्र की अभी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और ध्यान दो। देखो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो टर्म हम लोग अभी निकाले, अब देखिए यहाँ पर तुम देखो ए पी आर और क्यू, यह एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। देख लो हम लोग कह सकते हैं इन हम लोग को यहाँ पर चतुर्भुज हो गया पी या ए पी आर और उसके बाद जो है क्यू, चतुर्भुज इतना में मिला सबको। देख लो अगर तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो है वह कितना 360 डिग्री होता है, ये बात सबको। और इसके साथ साथ ये वाला जो भाग है तुमको यहाँ पर, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को नॉर्मल है इस पृष्ठ पर, और इस पृष्ठ पर जो रे हम लोग को यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है वह क्यू पर, तो यहाँ पर क्यू पर अगर इंसिडेंट हुआ है और ये हम लोग को रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और उसके बाद हम लोग इस पृष्ठ पर जो अभिलंब खींचे हैं, जो नॉर्मल खींचे हैं, वो हम लोग को चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इसमें तो ये वाला भाग, ये जो पृष्ठ के साथ हम लोग को अगर बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 90 180 डिग्री, तो हम लोग को शेष बच गया ये और ये, तो इसमें से इस दोनों का योग भी हम लोग को 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल पी और आर और क्यू, इसका हम लोगों को योग 180 डिग्री हो जाएगा। देखो अब ध्यान दो, एकदम सिंपल सा एक ही हम लोग को रिफ्रैक्शन का जो रे डायग्राम है, इसी रे डायग्राम से हम लोग डिफरेंट टाइप्स का जो इक्वेशंस या रिजल्ट हम लोग याद कर रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसके बाद हम लोग इसमें अगर बात करें इन ट्रायंगल एक लेते हैं पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में ध्यान, इस ट्रायंगल का तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर R1, या हम लोग कह सकते हैं R1 प्लस R2, देखो R1 R2 अब प्लस हो गया एंगल तुमको पी आर और क्यू, इस तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये पी आर क्यू जो है, या 180 डिग्री की जगह इतना भी हम लोग रख सकते हैं, या इस एंगल पी आर क्यू का मान यहाँ से हम लोग लेके रख सकते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस हो गया फिर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री की जगह ए प्लस एंगल पी आर क्यू, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल ए बराबर हो गया R1 प्लस हो गया R2, एंगल ए बराबर, ये एक इम्पॉर्टेंट ये भी इक्वेशन देख लो। तो एंगल ए बराबर R1 प्लस R2, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं चूंकि हम लोग अभी डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कितना डेल बराबर I प्लस ई अब माइनस R1 प्लस R2, ये हम लोग याद किए। तो इसका मतलब डेल बराबर अगर R1 प्लस R2 की जगह हम लोग I प्लस ई और माइनस हो गया A, इट मीन्स यह हम लोग को एंगल ऑफ डेविएशन, तो यह हम लोग को एक नया इक्वेशन है। देखो एक चीज़ और यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं, उससे के लेकर के कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एंगल का प्रयोग किया था, अगर चाहो तो तुम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, एक में एंगल लगाए तो सब में लगा सकते हो, उसको लेकर के कोई कंफ्यूज नहीं करना है किसी को। यहाँ पर भी चाहे तो तुमको लगा सकते हो, और अगर ए बराबर, अगर नहीं एंगल लगाते तो ए बराबर R1 प्लस R2 भी लिखेंगे, तो एंगल तो चित्र में दिखाया ही हुआ है R1 R2 क्या है, वैसे भी देख सकते। तो डेल बराबर, और यहाँ पर भी एंगल नहीं लगाए हो तो ऐसे लगा सकते हो I प्लस ई अब माइनस ए। तो देखने में यही फॉर्म अच्छा लग रहा है इसलिए, तो एंगल वाले टर्म को लेकर कोई कंफ्यूज ना करो, उस चीज़ को लेकर के देख लो, अगर कहीं लगाना है तो उसको लगा लो, ठीक रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। कि एंगल वाला टर्म का यूज़ किए हैं तो सब में एंगल वाले टर्म को ही यूज़ किए हैं। ध्यान दो, थोड़ा सा एक्टिव देखो, क्लास में जब भी बैठते हो तो एकदम एक्टिव रहो। कोई हम काम किए, क्यों किए, तुरंत उसको कैच करना है। ये नहीं कि कुछ लोग वैसे एकदम आधा नींद में ही रहता है, वो थोड़ा सा लिखे है सर, छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं। तो इस तरह से नहीं, क्लास में एक्टिविटी के साथ बैठना, जस्ट कोई काम कर रहे हैं, कभी भी कोई भी किसी, क्योंकि ये डिस्कशन हो रही है। डिस्कशन ऐसा नहीं कोई कि एक ब्रह्म लाइन है कि हम एकदम याद करके आए, एकदम फिक्स करते जा रहे हैं लाइन को, और तुम उसको धड़ाधड़ एकदम टाइप करते जा रहे हो उधर,
ये चीज़ नहीं, डिस्कशन हो रही है, कुछ ना कुछ बात कहीं ना कहीं कुछ लाइन चेंज किए, कुछ ना कुछ फिगर को कुछ चेंजिंग किए, उसका दूसरा प्रकार बताए या कुछ और बात पूछे उसको दूसरे ढंग से चेंज करे। सभी बातों पर ध्यान रखना कि क्यों हुआ, क्या इसका और क्या दूसरा तरीका, सेंटेंस को और दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं, रे डायग्राम का और दूसरा क्या टर्म है, या इक्वेशन को क्यों किसी तरह से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते। बहुत सारी बातें हैं जो तुमको क्लास में बैठ के सबको कैच करना है। ये नहीं कि एकदम बैठे हुए हैं ये और हम एकदम टाइप करते जा रहे हैं, तुम लोग भी उसको जो है एकदम फिर एक जस्ट फिर से टाइप कर रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों को ज़्यादातर जो एक्टिव नहीं रहते हैं उस सबको भी दूसरे दिन तो जवाब आएगा ही नहीं, ये बात तो पक्का है। और थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो बहुत सारा काम तुमको जो समझने वाला दिमाग में दौड़ने लगेगा, और जस्ट उसी पर फिर जा कर के एक बार तुम जो है जिस दिन पढ़ाए उसी दिन अगर देख लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि लोहा जब गर्म है तो उसी पर जस्ट चोट कर दियो, अपना शेप ले लेगा। तो तुम लोग उसको और जैसे ही गर्म हुआ उसको और ठंडा होने देते हो, उसके बाद उस पर चोट करते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जहाँ पर एक चोट चाहिए तो वहाँ पर तुम जो है भर दिन लगे रहो, कोई फायदा नहीं होगा। देखो हम लोग इसमें अभी जो टर्म हम लोग निकाले, फार्मूला हम लोगों को आ गया डेल बराबर आई प्लस ई और माइनस ए। अब देखो इसका एप्लीकेशन सब भी हम लोग सवाल बेस पर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर डेविएशन कॉज्ड बाय थीन प्रिज्म ले रहे हैं, थीन प्रिज्म, डेविएशन कॉज्ड बाय थीन प्रिज्म। तो थीन प्रिज्म की बात यहाँ पर हो रही है, पतले प्रिज्म की बात हो रही है। तो पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, अगर प्रिज्म पतला होगा तो रिफ्रैक्टिंग एंगल इट मीन्स ए या प्रिज्म एंगल ऑलरेडी कम होगा, देख लो। और हम लोग देख रहे हैं आई और आर जो हम लोगों को है, डेविएशन एंगल जो है वह सब आपस में जुड़ा हुआ है, किस तरह के इक्वेशन से अभी हम लोग निकाले ही। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि आई और आर का वैल्यू हम लोगों को कम होगा, तो आई और आर का भी वैल्यू कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगर तुमको थीटा अगर कम हो, अगर वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा बराबर थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, ये हम लोग देखें। तो इस तरह के टर्म्स को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, इट मीन्स उसी को हम लोग इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि डेविएशन कॉज्ड बाय थिन प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्रिज्म में तो दो सरफेस है, एक हो गया ए बी और दूसरा है ए सी, और दोनों से हम लोग को रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस या फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस हम लोगों को कौन सा हो गया, ए बी, इस पर ये सरफेस हो। तो इस पर देख रहे हो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सभी टर्म्स हम लोगों को यहाँ पर क्लियर है। अगर यहाँ तुमको स्नेल्स लॉ लगाना है फॉर फर्स्ट सरफेस फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ लगाना है तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे, कौन लगेगा, साइन आई बटे साइन आर 1 इज इक्वल टू हो गया ए एन जी को हम लोग या तो एन जी ही सिर्फ लिख सकते हैं या फिर सिर्फ एल लिख सकते हैं, नो डॉट, दिस इज ओनली एल भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और यहाँ पर हम लोग तो एक माध्यम ले ही रहे हैं कि मतलब प्रिज्म का जो माध्यम हम लोगों को है या प्रिज्म जिस पारदर्शी माध्यम से बना हुआ है वो हम लोग को ग्लास ही है, इसलिए दूसरे माध्यम की यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। तो मिस एन क्या है हम लोगों को, स्नेल्स लॉ, साक्षी बोलो। बढ़ जा, ध्यान दो। इसमें किसी भी तरह का नर्वस होने का नहीं कि हम पढ़ के नहीं आए हैं, हम अचानक उठे तो नर्वस हो गए, इस तरह से नहीं। इस पहले हम बोल दिए कि कोई भी चीज़ को ठीक से अगर डीपली तुमको ऑप्टिक्स में अगर समझना है तो सीधे तौर पर स्नेल्स लॉ तुम भूल ही नहीं सकते हो। जो स्नेल्स लॉ का पूरा फॉर्म है उसमें जो जो टर्म है और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट तुमको अच्छी तरह से एकदम मालूम होना चाहिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। देखो अब तो सबसे कहाँ पर दिक्कत है कि स्टूडेंट नहीं जो समझता है उसका कारण क्या है, देख रहे हो, कारण एकदम क्लियर है
ये हो गया कि बता दिए है कि देखो ये चाबी है, इस चाबी से ये ताला खुलेगा, समझ रहे हो। ताला को, चाबी को इसे छोड़ दे रहे हो और जाकर धक्का मार रहे हो, तो ये हो गया बुद्धि प्रयोग साइड में और बल प्रयोग करना। इस तरह से करके कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। एक छोटी सी बात है, बार बार कर दे, देखो कहाँ पर छेद है। कहावत में है कि दुनिया के कोई कोना में चले जाओ, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो काम है, हर एक जगह वही तुमको साथ दे, तो काम हो ही नहीं रहा है कुछ। देखिए, तो साइन आई बटे साइन R1 बराबर L। अब हम लोग देख रहे हैं फॉर थिन प्रिज्म के कंडीशन के लिए हम लोग लेते हैं I एंड R1 वेरी स्मॉल हो गया, या वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा, तो बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा बराबर थीटा। इट मीन्स कहने का मतलब देन हम लोग कह सकते हैं तब यहाँ पर हम लोगों को साइन आई, तो आई बटे कितना हो जाएगा R1, अब बराबर कितना हो गया M। ये हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू, तो आई बराबर हो गया NR1, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर आई का वैल्यू निकाले हैं और आगे अब देखो अब हम लोग ले रहे हैं फॉर सेकंड सरफेस के लिए। तो सेकंड सरफेस पर ध्यान दे दो थोड़ा सा। देखो ध्यान, सेकंड सरफेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन और सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन, दोनों में क्या एक डिफरेंस देख रहे हो, इस चीज़ को बताना। दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो, एक डिफरेंस बताना। तुम बताना चाह रहे हो अशफाक? फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और सेकंड सरफेस से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। दोनों रिफ्रैक्शन में तुम क्या अंतर देख रहे हो, कोई एक डिफरेंस तुमको पता चल रहा है कि फर्स्ट सरफेस मतलब जो तुम्हारा AB और दूसरा सेकंड सरफेस जो AC है, दोनों से रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस देख रहे हो? रेयर टू डेंसर जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एकदम निश्चित रूप से ये डिफरेंस तो है ही कि पहला वाला भाग में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सरफेस में क्या हो रहा है कि जो रे है वह इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है एयर टू ग्लास, मतलब हम लोग कैसे एयर से प्रिज्म में, और दूसरा क्या है प्रिज्म से, मतलब ग्लास से किसमें, एयर में जा। देख लो, तो हम लोग अगर सेकंड सरफेस की अगर बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले का ऑपोजिट हम लोगों को हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ अगर लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर हम लोग लगाना चाहते हैं। निशा, स्नेल्स लॉ लगाओ। साइन आई R बराबर, देखो यहाँ पर देखो ना, दिखाई दे रहा ना। बस मनीषा कुछ बोल रही है। साइन ई बटे साइन R2, साइन आई कहीं पर है उसमें सेकंड सरफेस में। तो स्नेल्स लॉ अभी तक लगाने के लिए तुम लोगों को क्यों नहीं रहा, और कोई लगाओगे? चलो अनुप्रिया, साइन ई बटे साइन R, हाँ ठीक है। और कोई? सूरज, साइन वेरी गुड, ये होगा साइन R2 बटे साइन E बराबर, ये हो देखो यहाँ पर रे इंसिडेंट इधर से ना हो रहा है, इनसे, वो तो हम तभी बोले थे कि अगर ऐसा होगा तब। रे डायग्राम तो स्पष्ट है, उसमें एरो तो स्पष्ट लगा हुआ कि इस सरफेस पर जो इंसिडेंट हो रहा है रे, वो यहाँ पर अंदर वाले पृष्ठ, और उसके बाद हम लोग को इमर्जेंट हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल जो होगा नॉर्मल के साथ, वही उसका इंसिडेंट एंगल होगा। तो इसीलिए साइन R2 बटे साइन E बराबर M नहीं, पहले का भी क्या हो जाएगा 1/m।
अब देख लो, तो हम लोग कह सकते हैं आई यार, चूँकि हम लोग को R2 एंड E हो गया वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल है, देन हम लोग कह सकते हैं देन क्या हो जाएगा साइन R2 बराबर हो गया R2 एंड फिर साइन E बराबर हो गया तुमको E। चलो अब इस वैल्यू को अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग का साइन R2 इट मीन्स R2 बटे E बराबर हो गया 1/n, और उसके बाद हो गया n R2 बराबर हो गया E, और यहाँ पर R2 बराबर E बटे n। R2 की जरूरत नहीं है, E ही हम लोग निकाल, देख रहे हो। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग चूँकि इससे पहले देख चुके हैं डेल बराबर होता है I प्लस E माइनस A, तो I और E का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, तो हम लोग डेल बराबर कह सकते हैं I प्लस E में, तो I का वैल्यू हम लोग इससे पहले निकाले NR1, अब प्लस E का वैल्यू हम लोग निकाले NR2 और माइनस A, तो हम लोग डेल बराबर यहाँ देख रहे हैं n इंटू R1 प्लस R2 माइनस A, दिखाई दे रहा है सबको, देख लो। तो R1 प्लस R2 माइनस A, और R1 प्लस R2 बराबर हम लोग निकाले हुए थे, R1 प्लस R2 बराबर A निकाले हुए थे पीछे, तो डेल बराबर हो जाएगा n इंटू A माइनस A, और यहाँ पर A कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 1। यही प्रिज्म से न्यूनतम विचलन का सबसे स्टैंडर्ड का फार्मूला होगा, विच इज डिपेंड अपॉन प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म सबसे छोटा और स्टैंडर्ड फार्मूला, इस पर सवाल हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पर कैसे इस फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को एक देख लो। यहाँ पर है दे दिया गया तुमको एक प्रिज्म का, एक थिन प्रिज्म का प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट मीन्स n 1.5 है। तो प्रिज्म से न्यूनतम विचलन, मिनिमम डेविएशन या मीन डेविएशन, न्यूनतम विचलन का कोण ज्ञात करें। कौन ज्ञात करें, देखो अब ध्यान दो कैसे प्रयोग करेंगे उस पर। यहाँ पर कह रहा है प्रिज्म से न्यूनतम विचलन का, और तुमको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान दिया हुआ है। इतनी तो बातें सबको समझ में आएगी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान दिया हुआ है तो निश्चित रूप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो फार्मूला वही प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में ले सकते हैं कि डेल बराबर, इट मीन्स जो डेविएशन न्यूनतम विचलन के लिए हम लोग को फार्मूला है वो n-1 इंटू A। दिस इज फार्मूला ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल रिलेटेड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें तो डेल बराबर यहाँ पर तुमको n-1, तो n का वैल्यू जो है 1.5 तो है ही, और A का वैल्यू जो है वो तुमको यहाँ पर 4 डिग्री है, तो इसको सीधा प्रयोग लेना, मतलब सीधे वैल्यू को रखेंगे। और ये डेल बराबर 1.5 माइनस 1 0.5 और मल्टीप्लाई हो गया 4, और 0.5 का मतलब हो गया यहाँ पर तुमको 1/2 और मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स यह हो गया 2 डिग्री। जो डेविएशन एंगल होगा वो तुमको कितना होगा, न्यूनतम विचलन का कोण 2 डिग्री। मतलब हम यहाँ पर ये कह रहे थे, हमारा बताने का वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है कि एंगल का मान जो तुम रख रहे हो वो मान सीधे रखोगे, इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे कि यह एंगल का वैल्यू ये कुछ नंबर है तो इससे कैंसिल होगा कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं, सीधा प्रयोग है, सीधा प्रयोग है।